हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज की एक स्थिरता है और हम कारण के बाद उसका परिणाम देखते हैं। पर एक चौंकाने वाला फिनोमेनन ये दिखा रहा है कि ब्रह्मांड सबसे छोटे स्तर पर जैसे एटम्स और छोटे पार्टिकल्स के साथ ऐसे काम नहीं करता। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि ये सच हो ही नहीं सकता। आइंस्टाइन एक जैक इन द बॉक्स की तरह थे, हर रोज एक नए चैलेंज के साथ सामने आ जाते थे। पर एक सदी के विवादों और खोजों के बाद ये एक्सपेरिमेंट सच में बहुत खूबसूरत है। हम इसका इस्तेमाल क्रांतिकारी नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वांटम प्लेग्राउंड है। हम इन टेक्नोलॉजीज को जहाँ तक हो सके वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। ये शायद फिजिक्स में सबसे अजीब कॉन्सेप्ट है। ऐसे नतीजे मिलते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर भी ये शायद हमारे कॉस्मोस की असली बुनावट हो सकता है। आखिरकार हमारे पास ये क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड ही है, अब कोई स्पेस नहीं रहा। ये एलिस इन वंडरलैंड में होने जैसा है, जहाँ सब कुछ मुमकिन है। क्या ये सच हो सकता है? ये आइंस्टाइन क्वांटम रिडल है, अभी विज्ञान शो पर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि जो चीज आप देख नहीं रहे वो मौजूद ही नहीं है? आज हम फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेली यानी रिडल को डीकोड करेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि ये स्टोरी आपका दिमाग घुमा देगी। क्या वास्तविकता एक भ्रम है? क्या यहाँ की कोई चीज वहाँ की किसी चीज को रहस्यमय तरीके से प्रभावित कर सकती है? फिजिक्स में एक सदी की खोजों ने एटम्स और दूसरे पार्टिकल्स की एक अजीब और अनूठी माइक्रो वर्ल्ड को उजागर किया है, जो हमारे चारों ओर की दुनिया की सहज समझ को चुनौती देती है। इसे क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। इस अजीब थियरी ने हमें हमारे डिजिटल एज की शानदार टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद की है। पर यह एक बहुत ही परेशान करने वाली भविष्यवाणी करती है जिसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। इंटेंगलमेंट एक बहुत ही शक्तिशाली मगर अजीब कनेक्शन है जो पार्टिकल्स के जोड़ों के बीच मौजूद होता है। भले ही वो एक दूसरे से बहुत दूर हो, पर एक तरह से वो हमेशा कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। प्रकृति के मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में जुड़े हो सकते हैं और तुरंत एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, मानो उनके बीच स्पेस मौजूद ही ना हो। जैसे दो वस्तुएं बिना किसी दिखाई देने वाले कनेक्शन के एक दूसरे को मिरर कर सकती हैं। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि ये वास्तविक नहीं हो सकता। आपके सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जहां कारण और परिणाम एक ही समय पर होते हैं। लेकिन अगर एंटेंगलमेंट सच नहीं है तो आधुनिक टेक्नोलॉजी खतरे में पड़ सकती है। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम इंक्रिप्शन, इन सब की निर्भरता इस बात पर है कि एंटेंगलमेंट दुनिया में एक हकीकत है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कैनरी आइलैंड चलेंगे। लेकिन पहले अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो नीचे हाइप बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करें। इन सब के पीछे एक गहरा सवाल है, क्या हम आइंस्टाइन की साधारण नियमों वाली दुनिया में रहते हैं या एक अजीब क्वांटम रियलिटी में जो स्पेस और टाइम के आर पार अजीब कनेक्शंस की इजाजत देती है? वेस्ट अफ्रीका के तट से 300 मील दूर कैनरी आइलैंड में फिजिसिस्ट की एक टीम एक शानदार एक्सपेरिमेंट सेट कर रही है। इसमें लगभग पूरे ब्रह्मांड का इस्तेमाल इस सवाल का जवाब देने के लिए किया जाएगा कि क्वांटम एंटेंगलमेंट का असंभव सा दिखने वाला फिनोमेनन क्या एक भ्रम है या ये वास्तव में सच है। इस टीम का नेतृत्व एंटोन ज़ाइलिंगर कर रहे हैं। हम अब रॉक के दलॉस मचक्कोस की तरफ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो आज सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। ये एक खतरनाक काम है। उनके पास यूरोप की 2 सबसे बड़ी टेलीस्कोप्स पर काम करने का बहुत कम समय है। हर टेलीस्कोप एक ही समय पर एक अलग क्वेजार पर फोकस करेगा। ये एक बहुत दूर की गैलेक्सी है जो अपने केंद्र से भारी मात्रा में लाइट निकाल रही है। इस लाइट का इस्तेमाल उस प्रिसीशन एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा जिसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मेजरमेंट्स करने के लिए परफेक्टली अलाइन किया जाना है।
और अगर ये सब काम पेचीदा नहीं था तो पहाड़ का मौसम भी हमेशा अप्रत्याशित रहता है। एक्सपेरिमेंट के सफल होने के लिए टीम को परफेक्ट कंडीशंस चाहिए। आखिरकार ये स्मूथली चल सकता है, या हो सकता है कि आखिरी पल में एक एक्साइटेड स्टेट में कुछ डिसीजंस लेने पड़े। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सेट होने के बाद टीम अपनी पोजीशन ले लेती है। डेविड काइजर ने अपने साथियों जेसन गलकियो और एंडी फ्रीडमैन के साथ 4 सालों तक इस एक्सपेरिमेंट पर काम किया है और इन सब को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डोमिनिक राउश। ये एक्सपेरिमेंट उनका थीसिस प्रोजेक्ट है जिसे बनने में सालों लग गए। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है पहाड़ पर टेम्परेचर्स गिरने लगते हैं। उन्हें विलियम हर्शल को छोड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि सड़क बहुत डेंजरस हो जाएगी, बहुत डेंजरस, इसीलिए उन्हें अभी नहीं जाना होगा। हाँ, अगले दिन टीम फिर से प्रयास करने की तैयारी करती है। वे जांच करते हैं कि इक्विपमेंट पर मौसम का कोई असर न पड़ा हो। लेकिन अब हवा घने क्लाउड्स से भरी हुई है। यहाँ अलग अलग टेलीस्कोप्स पर ह्यूमिडिटी का स्तर है और आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी 100% है। तो जब तक ये ऐसी रहेगी तब तक हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। टेलीस्कोप्स पर मौजूद दोनों टीमें इंतजार करती हैं। लेकिन क्लाउड्स छटते नहीं हैं। सारी तैयारी धरी रह गई। इन बड़े टेलीस्कोप्स पर टाइम बहुत कीमती होता है और उनका टाइम खत्म हो गया है। क्वांटम इंटेंगलमेंट का ये बड़ा टेस्ट अब इंतजार करेगा। फिजिक्स के वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स के इस अजीब पहलू को अंतिम टेस्ट करने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? इस कहानी की शुरुआत को जानने के लिए डेविड काइजर ब्रसेल्स से आए हैं। वो शहर जहां एल्बर्ट आइंस्टाइन 1927 में एटम्स और छोटे पार्टिकल्स की माइक्रो वर्ल्ड का वर्णन करने वाली एक नई थियरी यानी क्वांटम मैकेनिक्स पर मीटिंग के लिए आए थे। क्वांटम मैकेनिक्स मानव इतिहास के सबसे अद्भुत बौद्धिक उपलब्धियों में से एक है। पहली बार साइंटिस्ट ऐसी दुनिया की जांच कर पाए जो तब तक हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य थी। दुनिया को एटम्स के पैमाने पर देखना, जो इंसान के बाल की चौड़ाई से भी 10 लाख गुना छोटा है। पैमानों के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि अगर आप एक रोजमर्रा की चीज जैसे एक सॉकर बॉल लें और उस सॉकर बॉल को इतना बड़ा कर दें कि आप उसके हर एक एटम्स को देख सकें, तो आपको उसे लगभग अर्थ के बराबर बनाना होगा और फिर उस प्लैनेट के अंदर जाना होगा। तब आप एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया में होंगे। आइंस्टाइन ब्रसेल्स में मौलिक पार्टिकल्स के स्वभाव पर चर्चा करने आए थे जो हमारे चारों ओर की दुनिया को बनाते हैं। और यहीं पर आइंस्टाइन एक गर्मा गर्म बहस में शामिल हुए थे जिससे क्वांटम एंटेंगलमेंट की खोज हुई, एक कॉन्सेप्ट जिसने उन्हें अपनी बाकी की पूरी लाइफ तक परेशान किया। डेविड काइजर उस जगह आए हैं जहां यह सब शुरू हुआ था। ये ओरिजिनल सोलवे इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है, एक खूबसूरत भव्य बिल्डिंग, और ये वो जगह है जहां अक्टूबर 1927 में
5वीं सोलवे कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। एक हफ्ते तक चली शानदार डिस्कशंस की सीरीज थी जो इस बात पर थी कि दुनिया किस चीज से बनी है, मैटर की प्रकृति और नए क्वांटम थ्योरी पर। और ये वो सीढ़ी है जहां पर ये मशहूर ग्रुप फोटोग्राफ लिया गया था। इसमें दुनिया के कुछ सबसे शानदार लोग एक साथ थे। सामने की रो में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन, महान मैरी क्यूरी और मैक्स प्लैंक को देखते हैं। पीछे की रो में खड़े हैं शानदार एर्विन श्रोडिंगर और ये 20 या 25 साल के कुछ जोशीले युवा हैं, वर्नर हेसिंगबर्ग और वुल्फगैंग पॉली। ये साइंटिस्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स के पायनियर्स थे। इस फोटोग्राफ का एक वर्जन मेरे कॉलेज के डॉर्म रूम की वॉल पर लगा था। मेरे रूममेट्स के पास फेवरेट बैंड्स के पोस्टर थे और मेरे पास 1927 सॉल्वे कॉन्फ्रेंस का पोस्टर था, जिससे बहुत कुछ पता चलता है। ये इतिहास में बेहतरीन मीटिंग्स ऑफ माइंड्स में से एक थी। आधे से ज्यादा लोग नोबेल प्राइज विनर्स थे या आगे बनने वाले थे। उनके एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे थे कि मैटर के भीतर छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम्स और उनके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स ठोस छोटे स्फीयर्स नहीं थे। वे धुंधले और अनडिफाइंड दिख रहे थे। ये जो ग्रुप यहाँ है, ये वो लोग थे जो ये पता लगाने के लिए और गहराई में जा रहे थे कि दुनिया किस चीज से बनी हुई है। और उन्हें ही आश्चर्य हुआ क्योंकि वे जितनी गहराई में गए, चीजें उतनी ही कम ठोस होती गईं। ये दुनिया छोटी छोटी ब्रिक्स की नहीं थी जो और छोटी होती जाती है। एक समय के बाद ब्रिक्स इस मश में बदल गई और जो चीज सॉलिडिटी दिखती थी वो वास्तव में बहुत कंफ्यूजिंग हो गई और प्रकृति के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया। मीटिंग में प्रस्तुत क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी अजीब थी। इसने कहा कि एक पार्टिकल जैसे एक इलेक्ट्रॉन तब तक भौतिक रूप से वास्तविक नहीं है जब तक उसे ऑब्जर्व न किया जाए, यानी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर न किया जाए जो उसे डिटेक्ट कर सके। डिटेक्ट होने से पहले एक इलेक्ट्रॉन एक ठोस पार्टिकल होने के बजाय सिर्फ एक धुंधली वेव है, एक वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, जब हम उनके व्यवहार का गणितीय वर्णन करते हैं तो हम केवल एक जगह पर उनके होने की प्रोबेबिलिटी का वर्णन कर सकते हैं। ये सभी अलग अलग पॉसिबिलिटीज की एक वेव की तरह है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक या दूसरी जगह पर है और हमें नहीं पता, बल्कि ये है कि जब तक हम उसे देखते नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन वास्तव में हर संभव जगह का एक कॉम्बिनेशन होता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें केवल एक पार्टिकल के गुणों जैसे स्थान की प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रकृति के नियम अब इस बारे में निश्चित स्टेटमेंट्स नहीं थे कि आगे क्या होने वाला है। वे केवल प्रोबेबिलिटीज के बारे में स्टेटमेंट्स थे और आइंस्टाइन को लगा ये तो हार मानना है। आप उस चीज को छोड़ रहे हैं जो फिजिक्स का दिल रहा है, यानी वास्तविकता का एक संपूर्ण डिस्क्रिप्शन देना। आइंस्टाइन के लिए ये विचार कि पार्टिकल्स तभी अस्तित्व में आते हैं जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, एक मैजिक के समान था। कहा जाता है कि उन्होंने पूछा था, डू यू रियली बिलीव द मून इज नॉट देयर व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट इट? कॉन्फ्रेंस की औपचारिक सेटिंग के बाहर उन्होंने इन विचारों के सबसे मुखर समर्थक को चैलेंज किया, महान डैनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर को। आइंस्टाइन होटल में ब्रेकफास्ट के लिए आते और नील्स बोर वहां होते और आइंस्टाइन अपना नवीनतम चैलेंज पेश करते। नील्स बोर बड़बड़ाते, सोचते और अपने युवा सहयोगियों से सलाह लेते। एक ऑब्जर्वर ने कहा कि आइंस्टाइन एक जैक इन द बॉक्स की तरह थे। हर रोज एक नए चैलेंज के साथ सामने आ जाते थे और बोर्स हर रात खाने के समय तक उस चैलेंज का जवाब ढूंढ लेते थे। बोर उसे चकनाचूर कर देते थे और फिर ये सब अगले दिन फिर शुरू हो जाता था। बोर और उनके सहयोगियों के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने न केवल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समझाया, बल्कि इसका मैथमेटिक्स भी सुंदर और आकर्षक था। और चूंकि आइंस्टाइन को उनके इक्वेशंस में कोई कमी नहीं मिली, वे अपने विचारों पर पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर सॉल्वे मीटिंग से बाहर निकले। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी इस धारणा को नहीं छोड़ा कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई कमी थी।
और थियरी के अजीब इम्प्लीकेशंस को स्वीकार करने से इनकार करने में उन्होंने कुछ और भी अजीब चीज उजागर कर दी। 1933 में जर्मनी में नाजी पार्टी के सत्ता में आने के बाद आइंस्टाइन ने अमेरिका में बसने का फैसला किया और प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी में एक पोजीशन ले ली। उन्होंने अपनी मदद के लिए 2 फिजिसिस्ट नेथन रोजन और बोरिस पोडोल्स्की को भर्ती किया और 1935 में दोपहर की चाय पर तीनों लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में एक संभावित फ्लॉ देखा जो इस थियरी की नींव को हिला देगा। उन्होंने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स से एक असंभव सी स्थिति पैदा हो रही थी। आज रॉबर्ट डायग्राफ इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। जाहिर है पोडोल्स्की ने कहा होगा, वेल प्रोफेसर आइंस्टाइन, ये आपके तर्कों में बहुत महत्वपूर्ण है जो दिखाता है कि क्वांटम थ्योरी अधूरी है। तो उनकी ये बहुत लाइवली डिस्कशन हुई और ऐसा तब भी हो सकता है जब साइंटिस्ट्स चर्चा कर रहे हों और किसी समय कोई कहे लेट्स राइट अ पेपर टुगेदर, तो उन्होंने ऐसा किया। उनका पेपर, जिसे आज EPR के नाम से जाना जाता है, ने तर्क दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस पार्टिकल्स के बीच एक असंभव कनेक्शन की भविष्यवाणी करते हैं, एक जादुई इफेक्ट। ये इस तरह से है कि मान लीजिए कि 2 पार्टिकल्स हैं जो इन दोनों कप्स के अंदर छिपे हुए हैं। किसी एक को उजागर करने से बड़े ही रहस्यमय ढंग से दूसरा भी उजागर होने के लिए मजबूर हो जाता है और प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्वांटम थियरी ये सुझाव देती है कि ऐसा असल में भी होता है। उदाहरण के लिए लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स। सिर्फ साइंटिस्ट्स ही नहीं बल्कि कई आर्टिस्ट्स भी क्वांटम एंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट को अपनी कला के जरिए दुनिया के सामने ला रहे हैं। जैसे लिबी हीनी, जो एक क्वांटम फिजिसिस्ट और आर्टिस्ट हैं। वो क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके एंट जैसी प्रदर्शनी बनाती है जहां हायरोनिमस बॉश की पेंटिंग्स को क्वांटम कोड से बदला जाता है। वहीं जूलियन वॉस एंड्रिया की क्वांटम मैन स्कल्पचर्स अलग अलग एंगल से देखने पर गायब हो जाती हैं, जो पार्टिकल्स के वेव की तरह व्यवहार करने वाले सिद्धांत को बखूबी दर्शाती हैं। कॉनराड शॉक्रॉस का काइनेटिक आर्ट ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्लैक होल्स के कोलिजन को मोशन के जरिए दिखाता है, जबकि रफीक अनदोल क्वांटम मेमोरीज में क्वांटम रैंडमनेस का इस्तेमाल कर नई रियलिटी बनाते हैं। यह ऐसा होगा जैसे आपके पास 2 क्वांटम डाइस हो। मैं इन 2 क्वांटम डाइस को अपने छोटे से कप में डालता हूं और इन्हें फेंकता हूं। मैं उन्हें देखता हूं, दोनों एक ही नंबर 6 दिखाते हैं। मैं उन्हें फिर से कप में डालता हूं और फिर से फेंकता हूं। अब दोनों 3 दिखाते हैं। मैं फिर से उन्हें डालता हूं, फिर से फेंकता हूं। अब दोनों 1 दिखाते हैं। पॉइंट यह है कि मैं यहां क्या दिखाता हूं। मैं 2 रैंडम प्रोसेसेस देखता हूं, यानी हर डाई कोई ना कोई नंबर दिखा रहे हैं, लेकिन ये दोनों रैंडम प्रोसेसेस एक ही काम करते हैं। ये वास्तव में माइंड ब्लोइंग है। नेचर के मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कनेक्ट हो सकते हैं और तुरंत एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, मानो उनके बीच स्पेस मौजूद ही ना हो। लेकिन 2 पार्टिकल्स एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, भले ही वे एक दूसरे से अलग हों? EPR आर्ग्यूमेंट के लिए ये जरूरी है कि ये पार्टिकल्स एक मनमानी दूरी पर अलग हो सकते हैं। एक यहाँ पार्टिकल्स में हो सकता है और दूसरा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हो सकता है। फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार यहाँ कुछ मेजर करने का एक चॉइस किसी तरह तुरंत उस दूसरे पार्टिकल के बारे में जो कहा जा सकता है उसे इफेक्ट करता है। आप प्रिंसटन से एंड्रोमेडा तुरंत नहीं जा सकते और फिर भी उन्होंने तर्क दिया क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस में यही निहित है और उन्होंने कहा इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स बहुत खराब है, दुनिया बस उसी तरह से काम नहीं कर सकती। आइंस्टाइन के लिए यह अजीब इफेक्ट उस सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से टकराता था जिसका इस्तेमाल हम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए करते हैं, स्पेस। उनके लिए वस्तुएं, पार्टिकल्स, हर वो चीज जो मौजूद है स्पेस में स्थित है।
स्पेस टाइम के साथ मिलकर उनकी थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में मुख्य तत्व था, जिसके साथ उनका मशहूर इक्वेशन E=mc² से जुड़ा है। आइंस्टाइन बेशक स्पेस टाइम के मास्टर थे। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ कुछ होता है तो वो वहाँ हो रही चीज को तुरंत और तत्काल चेंज नहीं करना चाहिए, जिसे हम आजकल प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी कहते हैं। आइंस्टाइन के लिए यह सीधा कॉमन सेंस है कि अगर वस्तुएं स्पेस में अलग हैं, तो एक का दूसरे को अफेक्ट करने के लिए उनके बीच कुछ ट्रैवल करना चाहिए। और उस ट्रैवल में टाइम लगता है। क्वांटम पार्टिकल्स का एक साथ काम करना समझाया जा सकता है अगर वे कम्युनिकेट कर रहे थे। एक पार्टिकल दूसरे को एक सिग्नल भेज रहा था, बता रहा था कि उसके गुण क्या होने चाहिए। लेकिन इसके लिए लाइट की स्पीड से तेज सिग्नल की जरूरत होगी, जिसे आइंस्टाइन की थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने असंभव साबित कर दिया था। और इसका मतलब यह होगा कि जब तक उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया, तब तक पार्टिकल्स धुंधले और अनडिफाइंड थे। इसके बजाय आइंस्टाइन ने सोचा कि पार्टिकल्स शुरू से ही वास्तविक होने चाहिए। उन्हें अपने साथ गहरे फिजिक्स की एक छिपी हुई लेयर ले जानी चाहिए, जो शुरू से ही उनके गुणों को निर्धारित करती है। लगभग उसी तरह जैसे मैजिक ट्रिक्स रहस्यमय लगने पर भी एक छिपा हुआ एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन यह छिपा हुआ फिजिक्स क्वांटम थियरी से गायब था। इसीलिए आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन ने तर्क दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी थी। पेडोल्स्की इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित थे। वास्तव में वो इतना उत्साहित थे कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स के पास भागे और उन्होंने ये खबर बता दी। इसीलिए आइंस्टाइन पोडोल्स्की से बहुत नाराज थे और जाहिर है उन्होंने उससे फिर कभी बात नहीं की। नील्स बोर को जब आइंस्टाइन के पेपर के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक अस्पष्ट जवाब लिखा, जिसमें तर्क दिया कि एक पार्टिकल किसी तरह रहस्यमय तरीके से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये असंभव सा दिखने वाला फिनोमेनन क्वांटम एंटेंगलमेंट के नाम से जाना गया। लेकिन आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहकर खारिज कर दिया। किसी को भी ये टेस्ट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं सूझा कि आइंस्टाइन सही थे या बोर। लेकिन इससे फिजिक्स और इंजीनियर्स को क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके नई चीजें करने से नहीं रोका गया। 30-40 के दशक में ईपीआर पेपर के आसपास की बहस कम होने लगी, पर क्वांटम थ्योरी वास्तव में तेजी से आगे बढ़ी। मैथमेटिक्स सभी प्रकार के अद्भुत डेवलपमेंट्स की तरफ ले गया। एंटेंगलमेंट को एक तरफ रखकर क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों को एटॉमिक बॉम्ब विकसित करने में सक्षम बनाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सालों में बेल लैब्स न्यू जर्सी के रिसर्चर्स ने क्वांटम थियरी का उपयोग करके पहले लेजर्स में से एक विकसित किया। हमारी लेबोरेटरीज में लोग एक ऐसी लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनकी कल्पना प्राकृतिक दुनिया में कभी नहीं की गई थी, और छोटे डिवाइसेस बनाए जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे, ट्रांजिस्टर्स। यह आपके भविष्य और आपके इलेक्ट्रॉनिक फ्यूचर में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने के लिए तैयार है। ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते फील्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। कंप्यूटर्स, डिस्क ड्राइव्स, पूरी डिजिटल रेवोल्यूशन जल्दी ही आ गई। यह सब क्वांटम थियरी के इक्वेशंस से संभव हुआ। फिर भी आइंस्टाइन के एंटेंगलमेंट और क्वांटम मैकेनिक्स की अपूर्णता के बारे में सवाल 1960 के दशक तक अनुत्तरित रहे, जब नॉर्दर्न आयरलैंड के एक फिजिसिस्ट ने एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जॉन बेल ने। बेल एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा फिजिक्स स्टूडेंट थे, लेकिन वो जल्द ही अपने टीचर्स की कथित बेईमानी से असंतुष्ट हो गए। बेल ने जोर दिया कि आइंस्टाइन के क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। उनके अपने प्रोफेसर्स के साथ चिलचिलाहट वाली बहस हो जाती थी। डोंट टेल अस दैट बोर सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। इस पर और ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सफल रही, इसीलिए यह एक बहुत ही दिलचस्प
स्थिति है कि उस प्रभावशाली सफलता की नींव पर इतने बड़े डाउट्स हैं। ये एक बहुत ही अजीब बात है कि 1930 के दशक से ही क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशंस के बारे में गंभीरता से सोचने के विचार को प्रोफेशनल फिजिसिस्ट के बीच बदनामी मिली है। जब लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें फिजिक्स डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया और इसलिए बेल जैसे व्यक्ति को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए ऑर्डिनरी पार्टिकल फिजिक्स में डे जॉब करनी पड़ती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में वो क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशंस पर अपना काम जारी रखते थे। बेल जिनेवा में सर्न में एक प्रमुख पार्टिकल फिजिसिस्ट बन गए, लेकिन उन्होंने आइंस्टाइन और बोर के बीच की बहस को खोजना जारी रखा और 1964 में उन्होंने एक आश्चर्यजनक पेपर प्रकाशित किया। बेल ने साबित किया कि बोर और आइंस्टाइन के विचारों ने अलग-अलग प्रेडिक्शंस की। यदि आप बेतरतीब ढंग से हर पार्टिकल पर 2 संभावित मेजरमेंट्स में से एक कर सकते थे और जांच कर सकते थे कि रिजल्ट्स कितनी बार मिलते हैं, तो जवाब से पता चलता है कि क्या हम आइंस्टाइन की दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जो कॉमन सेंस लॉज का पालन करती है, या बोर की एक ऐसी दुनिया जो बहुत अजीब थी और स्पेस और टाइम के आर पार अजीब क्वांटम कनेक्शंस की इजाजत देती थी। अब हमें पता है कि ये फिजिक्स के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में से एक था, न केवल 20वीं सदी के फिजिक्स के इतिहास में बल्कि पूरे फील्ड के इतिहास में। लेकिन बेल का आर्टिकल आप जानते हैं कि इस तरह की दूर दराज की जर्नल में प्रकाशित हुआ। वास्तव में जर्नल खुद कुछ साल बाद बंद हो गई। ये फिजिक्स कम्युनिटी के लिए सेंट्रल नहीं था। ये लाइब्रेरी शेल्फ्स पर एक तरह से फाइल कर दिया गया और फिर बुला दिया गया। ये सचमुच शेल्फ पर धूल जमा करता रहा। कुछ साल बाद बिल्कुल संयोग से एक शानदार एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट को बेल का आर्टिकल मिल गया। मैंने सोचा कि ये मेरी पूरी लाइफ में पढ़े गए सबसे अद्भुत पेपर्स में से एक है और मैं सोचता रहा, दिस इज वंडरफुल, पर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कहाँ है? जॉन ने अपने साथी फिजिसिस्ट एबनर शिमॉय के साथ बेल की थियरी पर काम किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में इसका टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट पर काम करना शुरू कर दिया। उनमें लैब की चीजों को ठीक करने और उन्हें जिन पार्ट्स की जरूरत थी उन्हें बनाने की प्रतिभा भी थी। वो जानते थे कि इस तरह के छिपे हुए स्टोरेज रूम्स कहाँ मिल सकते हैं जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बचे हुए पार्ट्स को बचाने के लिए छापा मार सकते थे। ये डायोड लेजर्स के लिए एक पावर सप्लाई था। वो कुछ ऐसा लग रहा है जो मैंने बनाया था। यहाँ उस एक्सपेरिमेंट की एक पिक्चर है जो मैंने किया था। उन दिनों मेरे बाल ज्यादा थे। यहाँ एक और पिक्चर है, ये स्टीव फ्रीमैन की है जिसने मेरे साथ इस पर काम किया था। एक एक करके जॉन क्लाउजर और स्टुअर्ट फ्रीडमन ने दुनिया का पहला बेल टेस्ट एक्सपेरिमेंट बनाया। उन्होंने कैल्शियम एटम्स पर एक लेजर फोकस किया जिससे वे फोटॉन्स के जोड़े उत्सर्जित करने लगे जिन्हें क्वांटम थियरी के इक्वेशंस ने एंटैंगल्ड होने का सुझाव दिया था। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि फोटॉन्स हर तरफ फिल्टर से गुजरे या नहीं और जांच की कि जवाब कितनी बार मेल खाते हैं। हजारों मेजरमेंट्स के बाद अगर जोड़े आइंस्टाइन के फिजिक्स द्वारा प्रेडिक्ट किए गए से ज्यादा को रिलेटेड थे तो उन्हें स्पूकीली इंटैंगल्ड होना चाहिए। हमने क्वांटम मैकेनिक्स की खासियत वाला मजबूत कोरिलेशन देखा। हमने इसे मेजर किया और हमें यह मिला। परिणाम बिल्कुल वही था जो बोर की क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रिडिक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि क्वांटम एंटैंगलमेंट के स्पूकी कनेक्शंस प्राकृतिक दुनिया में मौजूद थे। क्या हो सकता है कि महान एल्बर्ट आइंस्टाइन गलत थे? हैरानी की बात तो यह है कि इस असाधारण रिजल्ट पर रिएक्ट करने से पहले लोग दुनिया के प्रमुख फिजिसिस्ट नहीं थे। रोनाल्ड रेगन की हिप्पी की डेफिनेशन थी कि कोई व्यक्ति जो टार्जन की तरह कपड़े पहनता है, जेन की तरह बाल रखता है और चीता की तरह महकता है। सैन फ्रांसिस्को के न्यू एज सीन के केंद्र में मुक्त विचारों वाले फिजिसिस्ट के एक छोटे से ग्रुप ने जॉन से कांटेक्ट किया।
उन्होंने खुद को फंडामेंटल फिजिक्स ग्रुप कहा। उन्होंने फिजिक्स को एफ से लिखा। कुछ मेंबर्स साइकेडेलिक ड्रग के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। मेरा मतलब है वो एक तरह के हिप्पी सीन के फ्लो में थे और वो ग्रुप एंटेंगलमेंट के सवाल से बस मंत्रमुग्ध था। विचार ये था कि खुले विचारों के साथ फ्रिंज सब्जेक्ट्स पर चर्चा की जाए और मैंने सोचा ओ श्योर, ये एक तरह से वही है जो मैं करता हूँ। वे ईस्टर्न मिस्टिसिज्म को क्वांटम एंटेंगलमेंट से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी पॉपुलर टेक्स्ट बुक्स बेची। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। उनकी बुक बेस्ट सेलर बन गई, जैसे द डाओ ऑफ फिजिक्स, जिसने इस बात पर जोर दिया कि ईस्टर्न फिलॉसफी और क्वांटम एंटेंगलमेंट दोनों ब्रह्मांड में चीजों के एक गहरे कनेक्टेडनेस का वर्णन करते हैं। ये महान कॉस्मिक वननेस थी। ये ग्रुप प्रतिष्ठित एसएलएन इंस्टीट्यूट में मीटिंग्स करता था। ये एक अद्भुत खूबसूरत जगह थी जहां वे इन सभी विचारों पर चर्चा करते थे। ये पैसिफिक कोस्ट पर ठीक वहीं था जहां हॉट टब से ओवरफ्लो होकर पानी चट्टानों से नीचे पैसिफिक ओशियन में गिरता था। मेरे ज्ञान के अनुसार इस ग्रुप द्वारा ईस्टर्न मिस्टिसिज्म से कोई उपयोगी कनेक्शन कभी नहीं खोजा गया, लेकिन मजा आया। फंडामेंटल फिजिक्स ग्रुप ने भले ही कॉस्मिक वननेस के रहस्यों को न खोजा हो, लेकिन एंटेंगलमेंट को फिजिक्स के लिए सेंट्रल मानकर वे अपने टाइम से दशकों आगे थे। चालीस साल बाद दुनिया की कटिंग एज लैब्स अब क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल क्रांतिकारी नई टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए कर रही है। हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की मौलिक इकाई एक बिट है, एक बाइनरी डिजिट 0 या 1। और कंप्यूटर के अंदर ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो करंट को ऑन ऑफ करते हैं। ऑन मतलब 1, ऑफ मतलब 0। ये कॉम्बिनेशंस यूनिवर्सल कंप्यूटिंग की तरफ ले जाते हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर के साथ एक मौलिक इकाई से आप शुरुआत करते हैं जो बिट नहीं, एक क्वांटम बिट है जो वास्तव में 0 या 1 नहीं बल्कि फ्लूइड हो सकता है। एक क्वांटम बिट क्वांटम वर्ल्ड की फजीनेस का उपयोग करता है। एक क्यूबिट, जैसा कि इसे जाना जाता है, 0 या 1 या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक पार्टिकल या छोटा क्वांटम सिस्टम एक क्यूबिट में बदला जा सकता है, और आज ये सिर्फ पार्टिकल्स के जोड़े नहीं हैं जो इंटैंगल्ड हो सकते हैं। क्यूबिट्स के ग्रुप्स को एंटेंगलमेंट से जोड़ा जा सकता है ताकि एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा सके। जितने ज्यादा क्यूबिट्स उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर। सांता बारबरा में गूगल की क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी में टीम ने हाल ही में एक छोटी चिप बनाने में सफलता पाई है, जिसमें 72 क्यूबिट्स का एक array है। रिसर्चर मरिस्टा जियोस्टीना और उनके सहयोगियों का टास्क इन माइक्रोस्कोपिक क्यूबिट्स को सिग्नल भेजना है ताकि उन्हें कंट्रोल और इंटैंगल किया जा सके। इस प्लेट की नीचे की तरफ हमारे पास क्वांटम प्रोसेसिंग चिप खुद है। संक्षेप में कहे तो एक क्वांटम प्लेग्राउंड। हर क्यूबिट एक क्वांटम ऑब्जेक्ट है जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में ऐसा कहना कि ये वहाँ रखे उस पीसी का एक फास्टर वर्जन है एक बड़ा न्याय होगा, क्योंकि ये इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। एंटेंगल्ड क्यूबिट्स का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर्स उन वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपट सकते हैं जिनसे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स बस निपट नहीं सकते। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन को कई शहरों की ट्रैवल करनी है और वो सबसे छोटा रूट खोजना चाहता है। ये लगता आसान है, लेकिन सिर्फ 30 शहरों के साथ इतने सारे संभावित रूट्स हैं कि एक सामान्य कंप्यूटर, यहां तक कि एक शक्तिशाली कंप्यूटर को भी हर रूट को आजमाने और सबसे छोटा खोजने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। लेकिन मुट्ठी भर एंटेंगल्ड क्यूबिट्स के साथ एक क्वांटम कंप्यूटर चरणों की संख्या के एक छोटे से हिस्से में ऑप्टिमल पाथ का हल निकाल सकता है। एक और कारण है जिससे टीमें एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाने की होड़ में है, गुप्त कोड्स को क्रैक करना।
आज की दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर गुप्त मिलिट्री कम्युनिकेशन तक सब कुछ सुरक्षित डिजिटल कोड्स का उपयोग करके हैकर्स से सुरक्षित है। ये एक प्रोसेस है जिसे इनक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हैकर्स के हाथ क्वांटम कंप्यूटर्स लग जाएं? एक क्वांटम कंप्यूटर हमारी सबसे अच्छी इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स को मिनटों में क्रैक कर सकता है, जबकि एक साधारण कंप्यूटर, यहाँ तक कि आज का सुपर कंप्यूटर नेटवर्क भी महीनों के टाइम में ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जबकि क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रेडिक्शन इंक्रिप्शन के लिए एक खतरा हो सकता है, ये एक और भी सुरक्षित अल्टरनेटिव प्रदान करता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे फिजिक्स के नियम ही गुप्त हैकिंग से बचाते हैं। चाइना के रिसर्चर्स इसमें आगे हैं। यहां शंघाई में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जियान वेई पैन एक प्रमुख क्वांटम रिसर्च सेंटर चलाते हैं। उनकी टीमें क्वांटम वर्ल्ड के गुणों का उपयोग करने पर काम कर रही है। वे फोटॉन्स की एक स्ट्रीम का उपयोग करके गुप्त संदेश भेज सकते हैं, एक ऐसे सिस्टम में जो चोरी छिपे सुनने के किसी भी प्रयास को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। जियान वेई की टीम ने एक नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बनाया है जो 1000 मील से अधिक लंबा है, जो बीजिंग से शंघाई तक सुरक्षित इंफॉर्मेशन ले जा सकता है। इसका उपयोग बैंक्स और डेटा कंपनीज द्वारा किया जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्वांटम सिग्नल्स को कितनी दूर तक भेजा जा सकता है, इसकी एक सीमा है। सिग्नल्स को और आगे भेजने के लिए जियान वेई की टीम ने दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर कम बाधाएं हैं और क्वांटम पार्टिकल्स बहुत आगे ट्रैवल कर सकते हैं। हर रात जमीन पर मौजूद टीमें सैटेलाइट को आसमान के पार ट्रैक करने की तैयारी करती है। लेजर गाइडेंस इक्विपमेंट लॉक ऑन हो जाता है और सिग्नल्स को भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। टीम इस इक्विपमेंट का उपयोग क्वांटम एंटेंगलमेंट का उपयोग करके एक नया सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने का लक्ष्य रखती है। सैटेलाइट 2 यूजर्स को एंटेंगल्ड फोटॉन्स भेजता है। एक चोरी छुपे सुनने वाला एक एंटेंगल्ड फोटॉन को इंटरसेप्ट कर सकता है, उसे मेजर कर सकता है और एक रिप्लेसमेंट फोटॉन आगे भेज सकता है। लेकिन वो एंटेंगल्ड फोटॉन नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज मेल नहीं खाएगी। यह साफ हो जाएगा कि लाइन पर कोई चोरी छिपे सुन रहा था। सिद्धांत में इस टेक्निक का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए किया जा सकता है। तो अगला स्टेप ये है, हमारे पास ग्राउंड स्टेशन होगा, उदाहरण के लिए कनाडा में और अफ्रीका और कई देशों में भी। तो हम अपने सैटेलाइट्स का उपयोग ग्लोबल क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए करेंगे। हम इस टेक्नोलॉजी को जहां तक हो सके वहां तक ले जाना चाहते हैं। ये भविष्य के पूरी तरह से अनहैकेबल क्वांटम इंटरनेट को बनाने के पहले कदम हैं, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट से संभव हुआ है। लेकिन एक समस्या है, क्या होगा अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस आखिरकार सच न हो? इसका मतलब यह हो सकता है कि एंटेंगल्ड फोटॉन्स पूरी सिक्योरिटी का रास्ता नहीं है। यह सवाल क्लाउजर और फ्रीडमैन के बेल टेस्ट एक्सपेरिमेंट पर वापस जाता है। उनके पायोनियरिंग वर्क के बाद के सालों में फिजिसिस्ट्स ने उनके एक्सपेरिमेंट में संभावित लूप होल्स का टेस्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे तरीके जिनसे एंटेंगलमेंट का भ्रम पैदा किया जा सकता था ताकि इफेक्ट इतना स्पूकी न रहे। एक लूप होल को नजरअंदाज करना खास तौर पर मुश्किल है। आज के आधुनिक बेल टेस्ट एक्सपेरिमेंट में दोनों तरफ की डिवाइसेस ये टेस्ट करती हैं कि क्या फोटॉन्स उन 2 फिल्टर्स में से गुजर सकते हैं जिन्हें रैंडमली चुना गया है। ये असल में 2 सवाल पूछने जैसा है और ये चेक करना है कि उनके आंसर्स कितनी बार आपस में मेल खाते हैं। हजारों फोटॉन्स के बाद अगर रिजल्ट्स में आइंस्टीन की फिजिक्स के अनुमान से ज्यादा एग्रीमेंट दिखता है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स जरूर स्पूकीली इंटेंगल्ड होने चाहिए।
लेकिन क्या होगा अगर किसी चीज ने इक्विपमेंट को रहस्यमय तरीके से प्रभावित किया हो, जिससे फिल्टर्स का चुनाव वाकई में रैंडम न रहा हो? क्या अतीत की गहराइयों में कोई ऐसा कॉमन कॉज छिपा हो सकता है, आपकी डिवाइस को ऑन करने से भी बहुत पहले, जिसने उन सवालों और निकलने वाले पार्टिकल्स को एक खास दिशा में मोड़ दिया हो? शायद कोई रहस्यमयी पार्टिकल या कोई ऐसी फोर्स जिसे अब तक समझा ना गया हो, जिसकी वजह से जिसे हम एंटेंगलमेंट समझ रहे हैं वो शायद सिर्फ एक एक्सीडेंट या इल्यूजन हो। मुमकिन है कि ये दुनिया आज भी वैसे ही चलती हो जैसा आइंस्टाइन ने सोचा था। कैनरी आइलैंड की इस हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेटरी में टीम इसी लूप होल को खत्म करने पर काम कर रही है। अब जब क्वांटम मैकेनिक्स पहले से कहीं ज्यादा स्थापित हो चुका है, वे इंटेंगलमेंट को अल्टीमेट टेस्ट पर रखने और आइंस्टाइन बोर डिबेट को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए तैयार हैं। ये टीम क्लाउजर और फ्रीडमैन के बेल्ट टेस्ट का एक विशाल वर्जन बना रही है, जहां पूरा यूनिवर्स ही उनका लैब बेंच है। इस कॉस्मिक बेल्ट टेस्ट में एंटेंगल्ड पार्टिकल्स का सोर्स दोनों डिटेक्टर्स से करीब 1/3 मील की दूरी पर है। टीम को हवा के जरिए दोनों तरफ फोटॉन्स के परफेक्टली टाइम्ड पेयर्स भेजने होंगे और उसी समय टेलीस्कोप्स दो बेहद दूर और चमकदार गैलेक्सीज से लाइट कलेक्ट करेंगे, जिन्हें क्वेज़ार्स कहा जाता है। ये आसमान के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से हैं, जो पावरफुल जेट्स के रूप में लाइट छोड़ते हैं। इस लाइट में होने वाले रैंडम वेरिएशंस ये कंट्रोल करेंगे कि फोटॉन्स पेयर्स को मापने के लिए कौन से फिल्टर्स यूज होंगे। और चूंकि क्वेज़ार्स बहुत दूर हैं और उनकी लाइट बिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रैवल कर रही है, तो ये नामुमकिन लगता है कि कोई चीज इस टेस्ट के रैंडम नेचर को प्रभावित कर सके। अगर एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो टीम उस लूप होल को सुलझा लेगी और दिखा देगी कि क्वांटम एंटेंगलमेंट उतना ही स्पूकी है जितना बोर ने हमेशा दावा किया था। डोमिनिक और जेसन एक टेलीस्कोप पर हैं और एंटॉन दूसरे पर। हमें अभी आइरिस में फील्ड ऑफ व्यू मिल गया है। क्या सोर्स काम कर रहा है? हाँ, सोर्स काम कर रहा है और कंट्रास्ट भी काफी बेहतरीन है। आसमान साफ मिलते ही विशाल टेलीस्कोप्स जाग उठते हैं। जो दूर की क्वेज़ार से लाइट कलेक्ट करने के लिए तैयार है। मूविंग, ऑल राइट, डार्क काउंट लेवल। हम उसे बस सेंटर में ला रहे हैं और फील्ड ऑफ व्यू को छोटा कर रहे हैं ताकि पक्का हो सके कि हमें सिर्फ क्वेज़र ही मिले। ये अब गाइड कर रहा है। ठीक है, एक और इमेज का इंतजार करते हैं। ठीक है, क्या अब ये गाइडिंग कर रहा है? हाँ, बस एक और इमेज का इंतजार करते हैं। बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है। ये करीब 90 या कंजर्वेटिव अंदाज में कहें तो 91% प्योरिटी लग रही है। अब टेलीस्कोप्स के दो अलग क्वेज़ार्स पर लॉक होने के साथ ही टीम रीडिंग्स लेना शुरू करती है, जिसमें रेड काउंट्स 12,000 और ब्लू काउंट्स 7,000 है। हम अब फुल कॉस्मिक बेल्ट टेस्ट कर रहे हैं। क्या? हाँ, हम फुल कॉस्मिक बेल्ट टेस्ट कर रहे हैं। ये काम कर रहा है। क्वेज़ार्स की लाइट ये चुन रही है कि एंटेंगल्ड फोटॉन्स को मापने के लिए कौन से फिल्टर्स यूज होंगे। ये काफी एक्साइटिंग है। हमारे पास एक टेस्ट तो है, पर इसका आउटकम क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। मूविंग, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट।
2 महीने बाद वियना में टीम एक्सपेरिमेंटल डेटा को एनालाइज करती है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं और ये देखकर खुशी होती है कि ये कोरिलेशंस सीधे क्वांटम मैकेनिक्स से मैच करते हैं। रिजल्ट्स साफ तौर पर एंटेंगलमेंट दिखाते हैं। चूंकि क्वेज़ार्स की लाइट 8 बिलियन ईयर्स पुरानी थी, तो ये नामुमकिन लगता है कि कोई चीज इसके रैंडम नेचर को प्रभावित कर सके। ये बचा हुआ लूप होल अब बंद होता दिख रहा है। ये एक्सपेरिमेंट वाकई फैंटास्टिक है। एक छोटे से क्वांटम एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करने के लिए विशाल कॉस्मोस का इस्तेमाल करना अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सच कहूं तो मुझे अब भी हैरानी होती है कि हमारी टीम क्या कर पाई है। ये इंटेलेक्चुअल जर्नी 20th सेंचुरी की शुरुआत से चली आ रही है। अब आइंस्टाइन लाइक एक्सप्लेनेशन के लिए कोई जगह नहीं बची है। हमने इसे पूरी तरह नकारा नहीं है, पर इसे कॉस्मोस के इतने छोटे कोनों में ढकेल दिया है कि एंटेंगलमेंट ही इकलौता जवाब लगता है। एंटेंगलमेंट को मानना बहुत गहरे इम्प्लीकेशंस रखता है। इसका मतलब है कि एक एक्शन का इंस्टेंट इफेक्ट यूनिवर्स में कहीं भी हो सकता है, जैसे उनके बीच में कोई स्पेस हो ही ना। या पार्टिकल्स तभी प्रॉपर्टीज लेते हैं जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। या हमें दोनों थियरीज को एक्सेप्ट करना होगा। हमारे पास यूनिवर्स के बारे में ऐसे नतीजे बचते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता। साइंस अब हमारे कॉमन सेंस की सभी बाउंड्रीज के बाहर जा रहा है। ये लगभग एलिस इन वंडरलैंड जैसा है। शुरुआत में इसे क्वांटम मैकेनिक्स का एक अनचाहा नतीजा माना जाता था, लेकिन अब स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस मॉडर्न फिजिक्स के केंद्र में है। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में जहां एंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले चर्चा की गई थी, रिसर्चर्स अब इसका इस्तेमाल यूनिवर्स की एक यूनिफाइड थियरी खोजने के लिए कर रहे हैं, जो फिजिक्स का होली ग्रैल है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थियरी बड़े स्केल पर स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को बखूबी समझाती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स सबसे छोटे स्केल को। पर इन दोनों थियरीज को कभी एक साथ लाया नहीं जा सका। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी कंप्लीट थ्योरी नहीं है जो क्वांटम मैकेनिकल भी हो और आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस पर भी खरी उतरे। शायद इसका राज एंटेंगलमेंट में ही है। क्या होगा अगर स्पेस खुद ही छोटे क्वांटम वर्ल्ड से बना हो? जैसे टेम्परेचर बस एटम्स की हलचल से बनता है, वैसे ही शायद स्पेस भी इंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स के नेटवर्क से पैदा होता हो। ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। आज हम ये सीख रहे हैं कि शायद हमें उसे छोड़ना होगा जिसे आइंस्टाइन पवित्र मानते थे, यानी स्पेस और टाइम। वो सोचते थे कि इन्हीं के टुकड़ों में हम पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। एक क्रांतिकारी थियरी जिसे होलोग्राफिक यूनिवर्स कहते हैं, उसके मुताबिक स्पेस और टाइम को बहुत दूर मौजूद एक स्फीयर पर एंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स बनाते हैं। स्पेस में जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से बाहर मौजूद एक स्क्रीन के जरिए डिस्क्राइब किया जा सकता है। रियलिटी का असली विवरण उसी स्क्रीन पर मौजूद है। मान लीजिए कि उस स्क्रीन पर
क्वांटम बिट्स रह रहे हैं जो एक मूवी प्रोजेक्टर की तरह उस 3 डायमेंशनल रियलिटी का इल्यूजन पैदा करते हैं। इस गणितीय आइडिया को समझना भले ही शायद मुश्किल हो, लेकिन ये इशारा करता है कि शायद एंटेंगलमेंट ही यूनिवर्स का असली फैब्रिक बनाता है। एंटेंगलमेंट का सबसे उलझाने वाला हिस्सा अब कोई समस्या नहीं रहता, क्योंकि खुद स्पेस ही गायब हो चुका है। अंत में हमारे पास सिर्फ ये क्वांटम मैकेनिकल वर्ल्ड बचता है। अब कोई स्पेस नहीं है और इस तरह एंटेंगलमेंट के पैराडॉक्सेस और ईपीआर पैराडॉक्सेस हवा में गायब हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की असली समझ तभी आएगी जब हम एंटेंगलमेंट की तरफ से सोचेंगे और उस दुनिया के बारे में सोचना शुरू करेंगे जैसी वो असल में है। सदियों से साइंस ने जटिल सिस्टम्स को हिस्सों में तोड़कर प्रगति की है, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट के मामले में यह तरीका काम नहीं आता। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की गहराई में जाते हैं तो पूरा हिस्सा अपने टुकड़ों के योग से कहीं ज्यादा होता है। हमारा असली मकसद बस ये सीखना है कि नेचर कैसे काम करती है, आखिर सच में क्या चल रहा है। आइंस्टाइन ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा था। वो ये सब जानना चाहते थे कि यूनिवर्स बनाते समय गॉड के विचार क्या क्या थे। तो दोस्तों, आइंस्टाइन ने कहा था कि ईश्वर पासे नहीं फेंकता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि शायद ब्रह्मांड हमारे नियमों से नहीं बल्कि अपनी ही अजीब शर्तों पर चलता है। क्या वास्तविकता यानी रियलिटी वही है जो हम देखते हैं, या ये सिर्फ एक भ्रम है? जवाब अभी भी अधूरा है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार छेड़ दिए हैं तो लाइक और हाइप बटन दबाकर हमें बताएं। विज्ञान के ऐसे ही रोमांचक सफर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं राकेश वाघ और आप देख रहे थे विज्ञान शो। जय हिंद।